Hello my dear students, welcome back to your history class. Bacha, today we'll be finishing the chapter that we have started 4 videos back. Chapter number 15th, Framing the Constitution. The last topic of this chapter is left, and that is the power of the state. Basically second last topic. One of the topic that was most importantly debated in the Constituent Assembly was the respective rights of the central government and the states. सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर नहीं दे सकते थे, स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर नहीं दे सकते थे, डेमोक्रेसी के रूल्स को इस्टेब्लिश करके रखना था, डेमोक्रेटिक कंट्री को जो एक मेथड है उसको फॉलो करना था। उसके अलावा फेडरल सिस्टम की बात की जा रही थी उस टाइम, जो सेंटर के स्ट्रॉन्ग होने की बात कर रहे थे बार बार, दैट वाज ओनली मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. नाउ as he put into a letter to the President of the Constituent Assembly, now that partition is a settled fact, it would be injurious to the interest of the country to provide a weak central authority. कि कहीं कोई और ना आ जाए, कॉमन कंसर्न के बारे में ध्यान रखे, सबको देख के चले, हर एक लेवल के लोगों के लिए काम करे, इस तरह की बात कर रहे थे. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जब ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, 3 लिस्ट बनी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट. फर्स्ट लिस्ट में वो यूनियन लिस्ट में वो आते हैं फेडरल. जब क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का पढ़ा था फेडरलिज्म, तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो सब्जेक्ट्स हैं किस तरह से हैं, जो यूनियन के मैटर के सब्जेक्ट्स हैं जैसे बैंकिंग, करेंसी यूनियन लिस्ट में, स्टेट के मैटर यानी कि पुलिस वगैरह स्टेट में, और कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों के हैं जैसे कि एजुकेशन वगैरह जैसे मुद्दे हैं उस पर कॉन्करेंट लिस्ट. आर्टिकल 356 ने पावर जो दी वो दी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नर की रिकमेंडेशन पे. कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो मैंडेटेड फॉर अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. फिस्कल फेडरलिज्म क्या है कि विद कस्टम ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह के मामले में तो सेंट्रल के पास सारे के सारे प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे. इट शेड देम, अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दैट विल शेयर इट विद द स्टेट्स. सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक. The rights of the states were most eloquently defended. के सनातनम जो थे मद्रास से, उन्होंने कहा कि there's almost an obsession कि सारी जो पावर्स हैं सेंटर को दे के हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और by revealing it of some of its function and transferring them to the states, center could in fact be made stronger. कि भाई अगर फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाए ना, स्टेट काम करे और सेंट्रल सिर्फ और सिर्फ सेफ गार्ड करे और ऊपर एक तरह से चेक करने का काम करे तो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. इस तरह की बात की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि कुछ ऐसे मुद्दे जो हैं वो जो स्टेट के इश्यूज़ हैं वो स्टेट तक ही रहने चाहिए. हाँ ठीक है, कुछ लैंड रेवेन्यू जैसे मुद्दे हैं जो सेंटर के पास आने चाहिए. आई डोंट वांट एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द यूनिट हैज़ टू कम टू द सेंटर एंड से आई कैन नॉट एजुकेट माई पीपल. कहते हैं मेरे को ऐसी नहीं चाहिए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट आया गए, आई कैन नॉट एजुकेट माई पीपल, आई कैन नॉट गिव सैनिटेशन, गिव मी अ डोल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स. क्या करना चाहिए, एक फेडरल सिस्टम बनाए, मतलब लेट अस वाइप द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस आइडिया ऑफ फेडरल सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए और यूनिटरी सिस्टम पे आना चाहिए. तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. हम लोगों ने सेंटर को इतनी ज़्यादा पावर नहीं दी. सेंट्रल इज़ लाइकली टू ब्रेक, की सेंटर को ब्रेक करके पावर्स को डिवाइड किया. फिर बात आई इसके रिगार्डिंग बी आर अम्बेडकर ने बात की कि व्हाट वी नीड is the center should be made as strong as possible, right? गोपाल अय्यनगर ने बोला कि center should be made as strong as possible. तो यूनाइटेड प्रोविंसेस से एक मेंबर बालकृष्ण शर्मा, उन्होंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होने से लोगों की वेलबींग देखी जा सकती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज़ जो है प्रॉपर तभी हो सकती है. तो आफ्टर पार्टीशन मोस्ट नेशनलिस्ट चेंज देयर पोजीशन बिकॉज दे फेल्ट कि अगलियर जो पॉलिटिकल प्रेशर्स थे वो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर वर नो लॉन्गर देयर. अब जो पॉलिटिकल प्रेशर डिसेंट्रलाइज होने से ना अब ये नहीं है. लैंग्वेज ऑफ द नेशन, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आया, लैंग्वेज ऑफ द नेशन. हाउ कुड द नेशन बी फर्स्ट व्हेन पीपल इन डिफरेंट रीजन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस ईच एसोसिएटेड विद इट्स ओन कल्चरल हेरिटेज. जब तरह तरह के लोग यहाँ तरह तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं तो किस तरह से कोई एक लैंग्वेज को बनाया जा सकता था. 1930 में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि हिंदुस्तानी नेशनल लैंग्वेज हो सकती है. महात्मा गांधी को लगा कि एक लैंग्वेज होनी चाहिए, वो कॉमन होनी चाहिए सबके लिए. हिंदुस्तानी क्या था, एक ब्लेंड था हिंदू एंड उर्दू का, कंपोजिट लैंग्वेज थी
डाइवर्स कल्चर थे, मल्टी कल्चरल लैंग्वेजेस। महात्मा गांधी को लगा कि भाई इट विल बी आइडियल लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन बट डाइवर्स कम्युनिटी, कि हर इंसान को लैंग्वेज बोलनी आती है और हिंदू और मुस्लिम सब इकट्ठे बोलते हैं। 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते हिंदुस्तानी एक लैंग्वेज बन गई एंड चेंज होती गई। हुआ क्या, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद हिंदू और उर्दू को अलग अलग होना शुरू हुए। हिंदुस्तानी लैंग्वेज से हिंदी के वर्ड्स अलग निकाल लिए गए, उर्दू के वर्ड्स अलग निकाल लिए गए। और अब हिंदी को क्या करना शुरू कर दिया, हिंदी बिगैन टू बी संस्कृताइज्ड, हिंदी को संस्कृताइज करना शुरू कर दिया और उर्दू को पर्शियनाइज्ड करना शुरू कर दिया, उसके अंदर पर्शियन लैंग्वेज का मिक्सचर करना शुरू कर दिया। तो महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, अब ये ठीक नहीं रहेगा। फिर बात आई अपली फॉर हिंदी, हिंदी को लैंग्वेज बनाने की बात कही कि हिंदी शुड बी मेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तब भी हिंदुस्तानी और हिंदी के बीच में हिंदुस्तानी की जगह पे हिंदी को बोला गया कि नेशनल लैंग्वेज बोला जाए। लेकिन फिर हिंदी के लिए प्रॉब्लम आई कि भाई नो, हिंदी सबके लिए कॉमन नहीं है, हिंदी को आप इस तरह की लैंग्वेज नहीं दे सकते, क्योंकि लोगों को तो था दैट वाज द फियर ऑफ डोमिनेशन कि कहीं ऐसा ना हो आने वाले टाइम में चेन्नई जो साउथ इंडिया है बेसिकली, उनको इतनी टिपिकल हिंदी नहीं आती थी, संस्कृताइज्ड हिंदी नहीं आती थी, तो उनको लगता था कि उनकी अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है वो ख़त्म हो जाएंगी और उनको क्या करना पड़ेगा, एक ही लैंग्वेज को, एक इसी लैंग्वेज को बोलना पड़ेगा एंड दे हैव टू जस्ट फॉलो इट एज इट इज़। तो दिस वॉज इट बच्चे, हमारा टॉपिक चैप्टर है हमारा वो यहीं ख़त्म होता है, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड बुक जो है पॉलिटिकल साइंस की, इस नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली मैं इस चैप्टर का एक बार कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी आपको फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर जो पार्टीशन वाला चैप्टर था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।